आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय संविधान के उसी बेहद अहम हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ और क्रिस्प है। सबसे पहले विजन बोर्ड और डीपीएसपी, दूसरा मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी, तीसरा समाजवादी सिद्धांत, चौथा गांधीवादी और उदार सिद्धांत, पांचवां हम करेंगे एक रैपिड रिवीजन और एक छोटी सी क्विज, और अंत में भविष्य का कल्याणकारी राज्य। भाग 1, विजन बोर्ड और डीपीएसपी। अक्सर लोग सोचते हैं कि संविधान सिर्फ उन कड़े कानूनों की एक नीरस सी किताब है जो हमें बताती है कि क्या नहीं करना है, एक रूल बुक की तरह। लेकिन सच तो यह है कि ये एक विजन बोर्ड भी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए, ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इनका इकलौता और सबसे बड़ा लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य बनाना, और इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है डीएसपी का आइडिया और आयरलैंड। जी हाँ, आय से आइडिया और आय से आयरलैंड, ये छोटा सा शॉर्टकट बस दिमाग में लॉक कर लीजिए। इसे हमेशा याद रहेगा कि भारत ने सरकार के कल्याणकारी रूप का ये विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया था। भाग 2, मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम्स में अक्सर सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल हर्डल बन जाता है, लागू किए जा सकने वाले मौलिक अधिकार और केवल दिशा दिखाने वाले नीति निर्देशक तत्वों के बीच का फर्क। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक नया टीवी खरीदते हैं, डब्बे में एक गारंटी कार्ड निकलता है। अगर टीवी खराब हो जाए तो हम सीधा कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकार बिल्कुल इसी गारंटी कार्ड की तरह हैं जो कोर्ट में एनफोर्सेबल हैं। लेकिन उसी टीवी के डब्बे में एक फीडबैक फॉर्म या सुझाव पुस्तिका भी होती है जो कंपनी को बताती है कि प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बनाया जाए। अब अगर कंपनी वो सुझाव ना माने तो हम उसे कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं ना। डीपीएसपी बिल्कुल उसी सुझाव पुस्तिका की तरह है। ये सरकारों के लिए दिशा निर्देश हैं जिन्हें न्यायालय या कोर्ट के जरिए जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। तो अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अगर कोई कानूनी डंडा ही नहीं है तो कोई भी सरकार इन सुझावों को मानेगी ही क्यों? क्या ये सिर्फ कागजी शेर है? बिल्कुल नहीं। दरअसल 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भारत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। अगर उस समय शिक्षा, रोजगार या समान वेतन जैसी चीजों को तुरंत गारंटी कार्ड बना दिया जाता तो सरकार तो बस मुकदमों में ही उलझ कर रह जाती। भले ही इन्हें कानूनी अदालत में चुनौती न दी जा सके, लेकिन लोकतंत्र में एक अदालत सबसे बड़ी होती है और वो है जनता की अदालत। जो भी सरकार इन दिशा निर्देशों की अनदेखी करती है उसे हर 5 साल बाद चुनाव में जनता के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। यही इन डीपीएसपी की सबसे बड़ी और असली ताकत है। भाग 3, समाजवादी सिद्धांत। चूंकि राजनीतिक और चुनावी दबाव के कारण ये निर्देश इतने शक्तिशाली हैं, तो आइए देखते हैं कि ये असल में हैं क्या। डीएसपी को 3 अलग अलग विचारधाराओं में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है समाजवादी सिद्धांत या सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। इसका सीधा सा मतलब है समाज का आर्थिक कल्याण। इस कैटेगरी में सबसे अहम है अनुच्छेद 39, और इसे याद रखने की ट्रिक है 39 बराबर धन प्लस वेतन प्लस बच्चे। ये आर्टिकल धन के समान वितरण, समान वेतन और बच्चों को शोषण से बचाने की बात करता है। जरा सोचिए, आज के इस मॉडर्न कॉर्पोरेट जगत में इक्वल पे या जेंडर पे गैप पर हम इतनी बहस करते हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने दशकों पहले ही एक गरीब देश में इसके जरिए समान वेतन की रूपरेखा तय कर दी थी। ये धन के एक जगह जमा होने को रोकता है। इसी समाजवादी ढांचे को और भी ज्यादा मानवीय बनाता है अनुच्छेद 42। ये कार्यस्थलों पर मानवीय दशाओं और मातृत्व सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत ही मजेदार है। 42 मतलब 42 वाली माँ। आज जब कोई महिला ऑफिस में मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करती है तो असल में वो उसी विजन का हिस्सा जी रही होती है जिसे आर्टिकल 42 ने दशकों पहले सेट किया था। भाग 4, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये तो हुई समाजवाद और कारखानों की बात, लेकिन कोई भी देश सिर्फ दफ्तरों या फैक्ट्रियों से तो चलता नहीं है। भारत की असली आत्मा उसके गांव में और उसके आधुनिक भविष्य में बसती है। इसलिए अब हम गांधीवादी सिद्धांतों और उदार बौद्धिक सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं। गांधीवादी सिद्धांतों की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। गांधी जी का मतलब गांव, गाय और कुटीर उद्योग। गांधी जी का विजन एकदम साफ था कि असली भारत सत्ता के बड़े गलियारों में नहीं बल्कि गांव की चौपालों पर बसता है। जब तक पावर का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा और छोटे उद्योगों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक भारत सही मायने में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। और इसी सोच के तहत आता है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है। इसे दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स करने की ट्रिक है 40 गांव की गलियां बराबर पंचायत। जब भी एग्जाम में ग्राम पंचायत का सवाल आए, बस 40 गांव की गलियों को याद कर लीजिए। अब आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर। इसकी ट्रिक है लिबरल का मतलब आधुनिक विचार। ये वो हिस्सा है जो देश को भविष्य के लिए तैयार करता है। इसमें आता है अनुच्छेद 44 जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी कहते हैं। 44 मतलब सबके लिए सेम लॉ। फिर आता है अनुच्छेद 45 जिसकी ट्रिक है 4 और 5 साल के बच्चे यानी शुरुआती बाल शिक्षा। और पर्यावरण बचाने के लिए है अनुच्छेद 48A जिसकी ट्रिक है A फॉर एयर एंड एनवायरमेंट। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ गांधी जी के ग्राम पंचायत जैसे पारंपरिक विचार हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण या यूसीसी जैसे एकदम आधुनिक और केंद्रीयकृत विचार। तो क्या ये आपस में टकराते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में यह एक सिम्फनी की तरह है। जैसे एक बड़े ऑर्केस्ट्रा में पुराने और नए वाद्य यंत्र मिलकर बेहतरीन संगीत बनाते हैं, ठीक वैसे ही गांधीवादी सिद्धांत भारत की जड़ों को मजबूत रखते हैं और लिबरल सिद्धांत हमें भविष्य के आसमान की ओर ले जाते हैं। भाग 5, रैपिड रिवीजन और पॉप क्विज।
तो अब तक की इस चर्चा ने उस एक्सरे वाले धुंधलेपन को काफी हद तक साफ कर दिया है। अब सारी जानकारी समेटने का वक्त आ गया है। चलिए इन ट्रिक्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली लॉक करने के लिए एक अल्ट्रा फास्ट रैपिड रिवीजन करते हैं। आई से आइडिया, आई से आइलैंड, 49 का मतलब धन, वेतन और बच्चे, 40 का मतलब 40 गांव की गलियां यानी ग्राम पंचायत, 42 का मतलब 42 वाली माँ यानी मातृत्व सहायता, 44 का मतलब दोनों अंक समान है तो सबके लिए सेम लॉ यानी यूसीसी, और 48 ए में ए फॉर एयर एंड एनवायरमेंट। बस ये चार्ट एस्पिरेंट्स के एग्जाम रिवीजन के लिए एकदम मस्त की है। और अब टाइम है एक छोटी सी पॉप क्विज का। एस्पिरेंट्स के लिए एक सीधा सा सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता से कौन सा अनुच्छेद जुड़ा है? याद करिए वो कौन सा नंबर था जहां दोनों अंक एक जैसे थे, जो समानता को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही गैस किया, अनुच्छेद 44। 4 और 4 दोनों एक समान हैं, जो समान कानून या यूसीसी का प्रतीक हैं। ये ट्रिक निश्चित रूप से एग्जाम हॉल के प्रेशर में बहुत काम आने वाली है। भाग 6, कल्याणकारी राज्य का भविष्य। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। देखिए, ये सारे अनुच्छेद सिर्फ किसी परीक्षा के एमसीक्यू नहीं हैं। कल को जब न्यूज में खबर आती है कि पंचायतों को ज्यादा ताकत मिल रही है या मैटरनिटी लीव के नियम बदल रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ये सब इसी विजन बोर्ड का हिस्सा है। डीपीएसपी एक कंपास की तरह है जो पूरे देश को दिशा दिखाते हैं। अब जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। शुरुआत में हमारे पास संसाधन नहीं थे, इसलिए डीपीएसपी सिर्फ सुझाव बनकर रह गए। लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो क्या आने वाले वक्त में एक अमीर और विकसित भारत में इन नीति निर्देशक तत्वों को सिर्फ निर्देश के डब्बे से निकालकर कठोर मौलिक अधिकारों में बदलने का समय आ जाएगा? क्या भविष्य का कल्याणकारी राज्य केवल सुझावों से चलेगा या ठोस कानूनी अधिकारों से? इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। ऐसी ही चीजों की परतों को उधेड़ते रहिए और आसपास की दुनिया को डीकोड करते रहिए। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं।